इस वीडियो में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो यह प्रॉपर्टीज का पहला पार्ट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, तो वे ऑब्वियसली मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास कराया जा सकता है। ये मेटल काफी चमकीले और हार्ड होते हैं, इनको चाकू से नहीं काटा जा सकता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख भी सकते हैं। ये मेटल्स काफी डक्टाइल और मैलिएबल होते हैं, यानी कि इन मेटल्स को हम रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाई करके खींच भी सकते हैं और इनका सरफेस एरिया भी बढ़ाया जा सकता है। अब इन सभी प्रॉपर्टीज के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो इन सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि मैग्नीज, जिंक, कैडमियम और मरकरी। अब बात करते हैं मेटेलिक स्ट्रक्चर की। हर मेटल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3 तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। पहला है बीसीसी, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। दूसरा है एचसीपी, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और तीसरा है सीसीपी स्ट्रक्चर, मतलब क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। आई थिंक आपने ये सभी स्ट्रक्चर्स सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ लिए होंगे। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर। यदि हम डी ब्लॉक में पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट जाएं, तो पहले मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं और एक लिमिट के बाद ये घटना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हम ग्राफ में देख भी सकते हैं, जो कि मेल्टिंग पॉइंट और एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बीच बना हुआ है कि पहले तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं और कुछ लिमिट बाद घट रहे हैं। इन तीनों सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन के हैं। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर हम क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और एस ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी डी ऑर्बिटल के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ऐसे ही मॉलिब्डेनम और टंगस्टन के डी ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटेलिक बॉन्ड उतने ही स्ट्रांग होंगे, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटल के किसी दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिलकर मेटेलिक बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे तोड़ने में एनर्जी ज्यादा होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। अब अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, तो डी ब्लॉक में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ट्रेंड सेम ऐसा ही होता है जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट के लिए था। मतलब अगर जनरल ट्रेंड्स की बात करें, तो लेफ्ट से राइट जाने पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ती है, लेकिन अगर हम एक रॉ में लेफ्ट से राइट चलें तो पहले बढ़ती है और फिर घटना शुरू कर देती है। इसे ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि ग्राफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए पहले बढ़ रहा है और फिर घट रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्रमशः क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की होती है। इसका रीजन भी वही है जो मेल्टिंग पॉइंट के लिए था। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार है, जहां हम देख सकते हैं कि डी ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं। ऐसे ही मॉलिब्डेनम और टंगस्टन के डी ऑर्बिटल में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होने की वजह से
मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होंगे और इसी वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इनके मेटेलिक बॉन्ड्स भी ज्यादा होंगे और उसी वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होती है। अब अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस का जो जनरल ट्रेंड होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस घटती जाती है। इसकी वजह यह है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ता जाता है और इस वजह से एटॉमिक रेडियस घटती जाती है। यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में हमने एटॉमिक रेडियस को एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट किया है और इस ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो 4D सीरीज और 5D सीरीज की रेडियस हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4D 1 to 10 और 5S 0 to 2। इसी प्रकार 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F 14, 5D 1 to 10 एंड 6S 1 to 2। 5D सीरीज के कॉन्फ़िगरेशन में F सबसेल के ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को समझने में। जब हम 4D सीरीज से 5D सीरीज में जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज के बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, जिसका FD सीरीज का साइज कम करने में रोल होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 5D सीरीज में डोमिनेट कर जाता है क्योंकि F सबसेल का शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए 4D सीरीज का साइज 5D सीरीज के साइज के लगभग बराबर होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन 3D सीरीज 4D सीरीज के बीच में नहीं होता है क्योंकि 4D सीरीज में F सबसेल उपस्थित ही नहीं होता। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।